नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के समाचार चैनल थांती टीवी को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। जब पीएम मोदी से पूछा गया कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने से भाजपा को झटका लगा है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए उन चुनावों में खर्चा तो होता ही था। कौन एजेंसी है जो बता पाएगी कौन सा पैसा कहां से आया, कहां गया और किसने कितना खर्च किया। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, जिससे आज आप ढूंढ पा रहे हो कि किसने बॉन्ड लिया, कहां दिया। नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था। आज आपको इसका पता चल पा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में देश से पूरी तरह से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पूरी तरह से गुमनाम रहने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरे शब्दों में मोदी जनता से ये विवरण छिपाना चाहते थे कि पैसा कहां से आया और उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2018 से 2024 तक बीच 6 साल तक किस पार्टी को किस दानदाता से फंड मिला, इसकी एक भी जानकारी जनता के सामने नहीं आई थी। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हुआ है वो हिंदुस्तान का भी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरी दुनिया यही बात कर रही है और ये इस मुद्दे को टाले जा रहे हैं। कभी हेमंत सोरेन को अटैक कर रहे हैं तो कभी केजरीवाल पर, कभी लोगों के ऊपर सीबीआई रेड कर रहे हैं, ईडी का रेड कर रहे हैं। हमारे तृणमूल के लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। वो जानते हैं कि ये मामला कोर्ट में टिकेगा नहीं, लेकिन वो लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड चिंगारी नहीं है, शोली की तरह फैल रहा है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर आते हुए एक बार फिर मीडिया से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही वो आगे चले गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का यह 400 सीटों का नारा ईवीएम को फिक्स किए बिना, मीडिया और सोशल मीडिया पर दबाव डाले बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बिना बीजेपी 180 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। राहुल ने कहा कि क्या आपने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना है, जब अंपायर पर दबाव डालकर, खिलाड़ी को खरीदकर, कप्तान को डराकर मैच जीता जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, नेताओं को धमकी दी जाती है, सरकार गिरा दी जाती है। ये मैच फिक्सिंग का प्रयास है। ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और कुछ व्यापारियों द्वारा की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग में अपने लोग बैठाए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का रामलीला मैदान में दिया गया भाषण का एक हिस्सा काफी चर्चा में है, जिसमें वो कहती हैं कि रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास था, भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था। भगवान राम के पास सत्य था। प्रियंका ने कहा कि रामलीला मैदान में हर साल रावण के पुतले का दहन होता है। सदैव नहीं रहती है सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। बरेली की राजनीति में इस वक्त बड़ी उठापटक चल रही है। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में मानो भूचाल सा आ गया है। जब से संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, तब से भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है।
आलम यह है कि छत्रपाल गंगवार को ना तो संगठन चुनाव लड़ा रहा है और ना ही पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री चुनाव लड़ा रहे हैं। आखिरकार छत्रपाल गंगवार का एक मीटिंग के दौरान दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़वा रहा है, इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूंगा। भाजपा नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा बरेली प्रत्याशी छत्रपाल जी अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सारे विधायक संगठन पदाधिकारी नदारद हैं। कल हताश प्रत्याशी ने टिकट सरेंडर करने की बात तक भरी मीटिंग में कर दी। उद्धव ठाकरे के द्वारा नितिन गडकरी को टिकट देने की बात कहने पर गडकरी का जवाब आया है। उन्होंने कहा है, मैं किसी पार्टी में से क्यों लड़ूंगा, मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मेरी विचारधारा मेरी लाइफ का कन्वेंशन है, मैं उसी के साथ रहूंगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि जो नेता सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते तो जनता उनकी पिटाई करती है, आपका इशारा किस ओर था? इस पर गडकरी ने कहा कि मेरा इशारा किसी नेता की ओर नहीं था, ये एक जनरल बात थी। चुनाव के समय हर आदमी आश्वासन देता है। नितिन गडकरी से दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया कि क्या सच है कि आपकी पार्टी में सभी बड़े फैसले सिर्फ 2 लोग करते हैं, इस पर गडकरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सभी बड़े फैसले पार्टी के अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनके ऑफिस बियरर और देश के प्रमुख नेता करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। जब मुझसे पूछा गया कि मोदी जी से आपके रिश्ते कैसे हैं और क्या वो आपके लिए प्रचार करने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आएंगे, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। गडकरी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, इसमें एक मीडिया है। मीडिया के एथिक्स और क्रेडिबिलिटी बहुत गिरावट देखने को मिली है, वो कुछ भी बात छाप और दिखा देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे खतरे में हैं, खामोश रहना पाप है। बता दें, शाहिद सिद्दीकी 2002 से 2008 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो एक पत्रकार हैं और नई दिल्ली से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया के मुख्य संपादक भी हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा शरद पवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है। इस उद्देश्य से ही बारामती लोकसभा सीट पर उनके खिलाफ उनकी भाभी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने की साजिश रची गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ और जगहों के नए नाम दिए हैं। इसकी चौथी सूची में 30 जगहों के नए नाम शामिल हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को मजबूत देने के लिए यहाँ की जगहों के नए नाम जारी करता रहा है। हालांकि भारत इन्हें खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि चीन के नए नामों से सच्चाई नहीं बदलेगी और वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। तुर्की के स्थानीय चुनावों में विपक्ष को जीत मिली है। इसे राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान के लिए बड़ी राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के 1 साल से भी कम समय में उनकी पार्टी की इस हार से राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अर्दोगान शहरों के राजनीतिक नेतृत्व पर अपने वर्चस्व को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन स्थानीय चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की हार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।